क्या टॉपिक है? शेर शाह सूरी। सीसी खोलना मत, सीसी में एक शब्द लिखना मत। अब सुनाई दे रहा है? जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स बनाना। इस चीज का ध्यान रखना। अगर मेरे को जरा सा भी लगा आप लोगों में किसी ने सीसी खोल रखे हैं या सीसी का पढ़ रहा है 1 महीना देने के बाद भी, तो नंबर तो मेरे को ही देने हैं। इस चीज का ध्यान रखना। क्या टॉपिक अपना? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का कार्यकाल बहुत ज्यादा छोटा है, इस चीज का ध्यान रखना। शेर शाह सूरी बहुत कम साल तक शासक रहा और उसका काम बहुत बड़ा रहा। उसने बहुत परिवर्तन करे हैं, इसलिए अपने लिए शेर शाह सूरी बहुत इंपॉर्टेंट शासक हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए जब मैं शेर शाह सूरी पढ़ा रहा हूं तो उसकी एक एक बात पे ध्यान देना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। इसका कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 5 साल का रहा है। 1540 से 1545 तक। सिर्फ कितने साल? 5 साल तक इसका शासन रहा है। इसका जन्म है वो बजवाड़ा, नारनौल। ये हरियाणा में पड़ता है ना? कहां पर? हरियाणा। जन्म कहां हो रहा है इसका? बजवाड़ा, नारनौल में। लिख लो इसको। इसके जन्म का जो सन है वो है 1472। और एक इतिहासकार हैं डॉक्टर कानूनगो। डॉक्टर कानूनगो महोदय है ना, उनका एक कहना है कि नहीं, इसका जो जन्म हुआ था वो 1472 में नहीं हुआ। और इसका जन्म कब हुआ है? तो इसका जन्म हुआ है 1486 में, 1486 में जन्म हुआ। और ये बात कौन बोल रहे हैं? तो डॉक्टर कानूनगो। डॉक्टर कानूनगो जो हैं उन्होंने इतिहास लिखा है किसका? शेर शाह सूरी का। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आई बेटा? अपन हमेशा से क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं कि जन्म वगैरह कब हुआ, फिर उसकी क्या पढ़ते हैं? उपाधियां पढ़ते हैं। उपाधि, इसकी पहली उपाधि, अच्छा इसका मूल नाम है, इसका मूल नाम फरीद है। क्या है? फरीद। हमेशा ध्यान रखना। मैंने जब आप लोगों को बताया था कि शेर शाह भी उपाधि है, तो आप लोगों ने पूछा था कि मूल नाम क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मूल नाम क्या है इसका? फरीद है। शेर शाह भी इसकी उपाधि है। पहला क्या हो गया? इसका मूल नाम क्या है? फरीद। फिर एक उपाधि इसकी है शेर खां। मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा तो साथ साथ में बताता जाऊंगा कि उपाधियां कैसे पढ़ रही है। देखो हुआ क्या था कि ये बहार खां लोहानी जो दक्षिणी बिहार का शासक था, उसके यहाँ नौकरी करता था। तो क्योंकि वो शासक था, शिकार खेलने का शौक था, तो एक दिन बहार खां लोहानी शिकार खेलने के लिए गया। शिकार करने के लिए, है ना, उसको खेलना ही बोलते, शिकार खेलना। तो शेर आया और बहार खां लोहानी पे एकदम आक्रमण करा शेर ने। और ये जो शेर शाह है, शेर शाह मतलब जो उस टाइम फरीद था, सिर्फ फरीद ने उस शेर को मार दिया। तो बहार खां लोहानी ने उसको उपाधि दी है, शेर खां की उपाधि। तो ये उपाधि कौन दे रहा है? बहार खां लोहानी। ये लिखना आप, बहार खां लोहानी। एक फरीद है जो अपने शासक को शेर से बचा रहा है। एक यहाँ के स्टूडेंट हैं, अगर कुत्ता भी आ जाए, कुत्ता के सर को काटने के लिए आ रहा है, तो वहां बैठे बैठे हंसेंगे कि यार काट ले तो कितना सही रहे। मैं थोड़ा समझने की कोशिश करी है तुम लोगों को, तो मुझको ऐसा लगता है हल्का हल्का। फिर इसकी अगली उपाधि क्या है? साफ नजर आ रही है, शेर शाह भी उपाधि है। मूल नाम तो इसका फरीद है, तो नेक्स्ट उपाधि लिख लो शेर शाह। फिर इसकी अगली उपाधि लिखो, धूल में खिला हुआ फूल।
धूल में खिला हुआ फूल। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बहुत निचले तबके से ऊपर उठा है ये। इसने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, इसलिए इसका नाम क्या है, मतलब उपाधि क्या दी है इसको, धूल में खिला हुआ फूल। एक और इसकी उपाधि है हैदर सेकंड। ये जो हैदर है उसका मतलब होता है वीर योद्धा। क्या मतलब होता है? वीर योद्धा। और जो हैदर नाम है वो इस्लाम में जो अली हुए हैं चौथे खलीफा, उसके नाम पर है। जानना चाहिए, है ना, आप लोगों को कि ये नाम आखिर में दे क्यों रहे हैं, क्योंकि ये कौन है? अफगान लोग हैं। अफगानों में अली का बड़ा सम्मान है। आप लोगों ने अली हुसैन का नाम सुना होगा ना। जब कई बार मुहर्रम निकलते हैं तो उसमें या अली या हुसैन बोलते हैं, तो जो अली बोल रहे हैं उस अली का एक और नाम क्या है? हैदर। और इसको क्या बोला है कि आप सेकंड हैदर हो। क्या बता रहे हैं शेरशाह सूरी को? कि सेकंड हैदर हो। जैसे मैं आप लोगों को जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाऊंगा तो अलाउद्दीन खिलजी खुद को उपाधि देगा सिकंदर सानी, खुद को उपाधि दे लेगा वो। जैसे मैं खुद को राजा बताता रहता हूँ ना कई बार, वैसे वो क्या बोलेगा? खुद को सिकंदर सानी, मतलब मैं सेकंड सिकंदर हूं। खुद को क्या बताएगा? द्वितीय सिकंदर। वैसे ये खुद को क्या बता रहा है? खुद को नहीं बताया, इसको तो उपाधि दी है। क्या दी है? हैदर द्वितीय। और ये कौन दे रहा है? तो ये डॉक्टर कानून को दे रहे हैं। डॉक्टर कानून को दे रहे हैं। और इसकी एक और भी उपाधि है, इसको बोलते हैं अकबर का पथ प्रदर्शक। अकबर का पथ प्रदर्शक मतलब अकबर जो है, अकबर ने इससे सीख ली है। अकबर जितनी चीजें सीख रहा है वो अकबर इससे सीख लेके सीख रहा है, इसलिए इसकी क्या उपाधि होगी? अकबर का पथ प्रदर्शक। इसकी एक और उपाधि है, वो उपाधि है भारतीय मुसलमानों का भारतीय मुसलमानों के पुनः जागरण का अग्रदूत। क्या है? भारतीय मुसलमानों के पुनः जागरण का अग्रदूत। इसकी एक और उपाधि है। ये जो शेरशाह उपाधि है चौसा के युद्ध के बाद में लेगा। और धूल में खिला हुआ फूल जो उपाधि है वो इसको दिए अब्बास खान शेरवानी ने। किसने दिए? अब्बास खान। ये मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी आप लोगों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट आईएमपी उपाधि है, धूल में खिला हुआ फूल। और ये आदमी भी आप लोगों के लिए मोस्ट आईएमपी है, इस चीज का ध्यान रखना। मैंने जब आप लोगों के लिए ओल्ड क्वेश्चंस निकाले थे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं एग्जामों में इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैंने देखा है ये क्वेश्चन कई बार आया है कि धूल में खिला हुआ फूल किसने दी है उपाधि? उसका क्या नाम है? अब्बास खान शेरवानी। और ये अब्बास खान शेरवानी है, यह आपको इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि शेरशाह सूरी का जिसने इतिहास लिखा है उसका क्या नाम है? अब्बास खान शेरवानी। और इसने जो बुक लिखी है उसका नाम है तारीख ए शेरशाही। तारीख ए शेरशाही। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि अब्बास खान शेरवानी ने कौन सी बुक लिखी है? तो आप लोग क्या बताओगे? तारीख ए शेरशाही। टंग पे लेके आया करो, जब मैं पूछूं तो बोला करो। कौन सी बुक है? शेरशाही। ये जो तारीख ए शेरशाही है इसमें किसका वर्णन है? तो आप लोग क्या बताओगे? शेरशाह सूरी का।
इतनी बात आई बेटा समझ में? इस चीज को लेके कोई डाउट है? नहीं है? इसकी एक और उपाधि है, सुल्तान ए आदिल, सुल्तान आदिल शेरशाह। ये उपाधि चौसा के युद्ध में तो शेरशाह ले रहा है, जब इसके आगे वो बढ़ेगा कन्नौज के युद्ध से पहले तब उपाधि लेगा। मतलब चौसा के युद्ध, ये तो चौसा के युद्ध के बाद में ले रहा है और ये कन्नौज के युद्ध से पहले ले रहा है। लिख लेना कन्नौज के युद्ध के समय। एक इसकी आखिरी और उपाधि है, उपाधि है चालाक लोमड़ी। क्या उपाधि है? चालाक लोमड़ी। और ये किसने दिए? किसने दिए? मैंने आप लोगों को जब बाबर पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि चंदेरी का युद्ध होगा, चंदेरी के युद्ध में बाबर जिहाद का नारा देगा और जिहाद के नारे में क्या बोलेगा कि हम मुसलमान हैं, हमको शराब नहीं पीनी चाहिए, हम कट्टर मुसलमान हैं। इस्लाम का नाम देगा कि हम, आप लोग मेरे लिए नहीं लड़ रहे हो, अपनी जमीन के लिए भी नहीं लड़ रहे, अपन किसके लिए लड़ रहे हैं? अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे बोलेगा बाबर तो सब मुसलमान खुश हो जाएंगे कि हाँ अपन अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। फिर वो युद्ध लड़ेंगे, फिर जीत भी जाएंगे और जीतने के बाद में क्या होगा? फिर पार्टी। और पार्टी में बिना शराब के पार्टी होती है क्या? तो तुम लोग शराब के बिना पार्टी नहीं करते हो क्या? होती है ना? हाँ हाँ, देख बेटा होती है, मैं बोल रहा हूँ होती है, ये लोग नहीं बोल रहे होती है। मैंने मेरे मुंह से बोला था क्या कि होती है? तुम लोग खुद बोले। हाँ। तो तुम लोगों को मना, आप लोगों को मना करना चाहिए था कि हाँ नहीं होती सर। चलो उस टाइम होती थी, है ना? उस टाइम उसके बिना काम नहीं चलता था। तो क्या हुआ कि ऐसे ही बैठे हुए थे, जैसे अपन सब बैठे हुए वैसे बैठे हुए थे और शराब बट रही थी। इधर बाबर बैठा हुआ था, इधर हुमायूं बैठा हुआ था। और आप ही के जैसे एक जगह पे कौन बैठा हुआ था? शेरशाह सूरी बैठा हुआ था। और शेरशाह सूरी देखता कि बाबर उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था। तो बाबर देखता थोड़ी थोड़ी देर में कि शेरशाह सूरी क्या कर रहा है, ग्लास में शराब लेता और नाटक करता पीने का, और फिर थोड़ी देर बाद ऐसे करके ढोल देता और लोगों को ऐसा बताता कि मैं बहुत नशे में हूं, बार बार नशे का नाटक करता। कौन? शेरशाह सूरी। तब बाबर हुमायूं को समझाता है कि बेटा इस आदमी से बच के रहना, ये क्या है? चालाक लोमड़ी है, ये नाटक भी कर रहा है शराब पीने का और पी भी नहीं रहा, और ऐसे दिखा रहा है कि मैं सबसे ज्यादा नशे में हूं, और बोल रहा है कि भरो ना यार अभी तो कम है, नाटक कर रहा है। तब बाबर ने पहले ही समझा दिया था कि यार देख समझ जा, इससे थोड़ा सा बच के रहना। अब आप लोग आगे धीरे धीरे देखोगे कि बच पाता है कि नहीं बच पाता है, पर ये उपाधि कौन दे रहा है इसको? चालाक लोमड़ी की उपाधि बाबर दे रहा है। और किस युद्ध के बाद में दे रहा है? चंदेरी के युद्ध के बाद में दे रहा है। ये है ना, चंदेरी के युद्ध के बाद में। इतनी बात आई समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े बेटा, बोल क्या? हाँ लिख ले, लिख ले। ऊपर का मिटा दूं थोड़ा सा? देखो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, इस चीज का ध्यान रखना है ना। ये उपाधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी मैं बताता हूं आप लोगों को, और इंपॉर्टेंट क्या है वो भी आप लोगों को बताता रहता हूं, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये बढ़िया है ना, फोटो खींच लो इसका। क्यों हाथों से लिखना? मिटा दूं? लिख रहा है बेटा? हाँ लिख ले, कोई बात, आराम से लिख ले। अभी 2 मिनट की बोला था ना ये, कहीं नहीं कोई बात नहीं। ये अच्छा है, मतलब उसमें स्पीड है ना, वो 2 मिनट के बोल के और जल्दी काम निपटा रहा है। लोग 2 मिनट के बोल के आधा घंटा लगाते हैं। हाँ
ये ये बोर्ड ही खराब है या फिर ये क्या दिक्कत है, ये ढंग से मिटता नहीं। अब थोड़ा सा शेरशाह सूरी के बारे में जान लो, जगह भी नहीं आती। इसके जो दादाजी हैं शेरशाह सूरी के, उनका नाम है इब्राहिम खां सूर। इसके दादाजी का नाम क्या है? इब्राहिम खां सूर। बहलोल लोदी के समय उनको आक्रमण करना था एक जगह पे, उस जगह को देखते हैं, जौनपुर। बहलोल लोदी के समय जौनपुर पे आक्रमण करना था। लोदी, ये जो बहलोल लोदी है ना, ये लोदी वंश का पहला शासक है। तो जब इसको जौनपुर पे आक्रमण करना था तो इसके पास इतनी बड़ी सेना तो थी नहीं। जब इसके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी तो इसने अफगानिस्तान में फोन लगाया, मतलब अफगानिस्तान में दूत भेजा अपना, और दूत से बुलवाया कि जितने अफगान लोग हैं उनको बोल दो कि अगर पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो मेरी हेल्प करने के लिए कहां पर आओ? भारत में आओ, क्योंकि अपने को आक्रमण करना है। कहां पर आक्रमण करना है? तो जौनपुर में। कहां पर? जौनपुर। जौनपुर में। अब्बास खान शेरवानी बोलते हैं कि जब बहलोल लोदी ने जौनपुर पे आक्रमण के लिए अफगानिस्तान से लोगों को बुलाया तो टिड्डी दल की तरह अफगानी वहां से उठ उठ के आ गए। टिड्डी दल देखें, तुम सब खेती करते हो, देखे ना, पता नहीं चलता कितने सारे झुंड में रहते हैं वो। तो उन टिड्डी दल में जो लोग आए थे उनमें से एक कौन था? इब्राहिम खां सूर भी था। इब्राहिम खां सूर का बेटा हुआ हसन। कौन हुआ? हसन। ये मूलतः जो इब्राहिम खां सूर है ना, वो घोड़े का व्यापारी है। कौन है? घोड़े का व्यापारी। घोड़े का व्यापारी, घोड़े का व्यापारी। कहानी है, सुनते जाओ, है ना। इसमें से जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम बता दूंगा, पर ये कहानी का जरूर ध्यान रखना, ताकि अगर इसमें से डीप में से कोई सा क्वेश्चन पूछे उठा के, तो आप लोगों को ध्यान में रहे कि इसका आंसर क्या है। इसका बेटा हुआ हसन, और हसन के 8 बेटे हुए। कितने? 8। इस 8 में से एक का नाम क्या है? फरीद। क्या नाम है? फरीद, जिसको हमको पढ़ना है। ये फरीद कौन है बेटा? फरीद कौन है? ये फरीद शेरशाह सूरी है। मतलब इसके 7 भाई और हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि उन लोगों को घर में ज्यादा जमता नहीं है, मतलब घर वालों से ज्यादा जमती नहीं है। ऐसा होता है कई बार। हाँ करो, पर मेरे को देख के मत करो, मेरी जमती है। बहुत सारे लोगों की बिल्कुल भी नहीं जमती है। लड़ाई होना तो नॉर्मल बात है, मैं बता रहा हूं ऐसी स्थिति, मतलब कि एक दूसरे को बिल्कुल भाते नहीं है। और ऐसा तब ज्यादा होता है जब 8 भाई हो घर में। तो क्या हुआ कि ये जो फरीद है, देखो कहानी को सुनते जाना है ना, लिख बाद में लेना। ये जो फरीद है ना, इसको भी ज्यादा अपनी फैमिली भाती नहीं थी। इसकी मम्मी प्यार से रखती थी कि जा तू तो काम वाम नहीं करता ऐसे करके। तो फरीद को बुरा लगा और फरीद ने अपना घर छोड़ दिया बुरा मान के। फरीद ने घर छोड़ा और कहां चला गया? जौनपुर। जौनपुर। और जौनपुर में किसके यहां रहने लग गया? जमाल खां। जमाल खां क्या नौकरी कर ली? ये जमाल खां है, इसके यहां क्या कर ली? इसने नौकरी कर ली। क्योंकि शुरू से बहुत समझदार था, इसको कई सारी भाषाओं का ज्ञान था, बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। आप लोग हमेशा देखना, जो लोग बुक्स पढ़ते हैं
जो लोग पढ़ते हैं, तुम लोगों में से कोई है? एक, ठीक है, मतलब 20 जनों में से एक जना पढ़ता है। तो जो लोग बुक्स पढ़ते हैं वो लोग आपको अलग से थोड़े नजर आएंगे, क्योंकि उन लोगों में नॉलेज अच्छा रहता है, उनके सोचने की प्रवृत्ति भी बहुत अलग रहती है, क्योंकि इसको किताब पढ़ने का बड़ा शौक है फरीद को, इसमें ज्ञान भी बहुत है, अलग अलग भाषाएं जानता है। तो जो जमाल खान है वो इससे बहुत खुश है, और जमाल खान जौनपुर का हेड है, उसका प्रमुख है, और जितना बिहार का एरिया है, ये भी बिहार के एरिया में ही हसन, वहां की जितनी भी जागीरों से जो पैसा आता है वो का जमा होता है, जौनपुर में जमा होता है। तो एक दिन क्या हुआ, हसन आया, कलेक्ट्रेट समझ लो, जैसे कलेक्ट्रेट बना हुआ है वैसे पहले महल बने रहते थे, तो उस महल में आया और आके पैसे देने लग गया। किसको? जमाल खान को, कि ये मेरी इतनी आय हुई है और आपका इतना हिस्सा है, ये रख लीजिए। तो उसने देखा कि मेरा बेटा बैठा हुआ है उसके पास में, फरीद। तो उसने बोला कि बेटा कैसे हो, क्या है, बहुत सालों बाद मिले होंगे, तो पूछा होगा बेटा कैसे हो, ज़्यादा बुरा मान रहे हो क्या? तो जमाल खान ने समझाया दोनों को, किसको? फरीद को भी और हसन को भी, मतलब बेटा और पिता को, कि यार तुम दोनों समझदार हो, क्या लड़ते हो आपस में यार, ये लड़का भी तुम्हारा इतना समझदार है। और जब बाहर वाला अपने बच्चों की तारीफ करता है तो माँ बाप खुश हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? यार इतना अच्छा तो नहीं यार जितना आप बता रहे हो, यहाँ तो बहुत धमाले करता है। माँ बाप डायरेक्ट तारीफ नहीं करते पर अंदर अंदर खुश होते हैं। तो बेटा ये भी खुश हुआ होगा, हसन खुश हुआ, तो इसने बोला कि चल बेटा रूठ मत, तू घर चल। तो फरीद ने बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, आपने तो उस दिन डांटा था, मैं क्यों जाऊं, मम्मी ने मारा भी था। तो इसने बोला कि अच्छा तेरे को क्या चाहिए, घर का चल, बिस्किट खाएगा, पार्ले जी खा ले। तो बोले नहीं मेरे को पार्ले नहीं चाहिए, मेरे को जागीर चाहिए। क्या चाहिए? जागीर। तो बोले कि चल ठीक है जागीर देंगे तेरे को। तो इसको कौन सी 2 जागीरें दे रहा है? कौन? हसन इसको 2 जागीर दे रहा है। किसको दे रहा है? फरीद को। अभी शेर शाह नहीं बना है ये, अभी सिर्फ फरीद है, तुम्हारे जैसा बच्चा है अभी। 2 जागीरें दे रहा है। पहली जागीर है मोस्ट IMP, बेटा इसको लिख लेना, साहसाराम। दूसरी जागीर का नाम है ख्वासपुर। ये दोनों जागीरें आपके लिए मोस्ट IMP है, दोनों जागीरें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा IMP है बेटा। ये दोनों जागीरें हसन अपने बेटे को दे देता है। अब बेटा खुश है, बेटा बहुत ज्यादा समझदार है, इसलिए बेटा उस जागीरों को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। बेटा उसमें क्या क्या करवा रहा है? तो सबसे पहला काम क्या करवाया उसका? पैमाइश करवाई। क्या करवाई? पैमाइश करवा रहा है उसकी। पैमाइश मतलब उसकी नाप करवा रहा है कि कितनी बड़ी जागीर है, ज्यादा बड़ी है तो इस किसान को इतनी दे दूं, इस किसान को इतनी दे दूं। दूसरा क्या करवा रहा है? वर्गीकरण करवा रहा है। वर्गीकरण क्यों करते हैं? कि अगर किसी जमीन पे ज्यादा अच्छी खेती हो रही है तो उससे टैक्स ज्यादा लो, अगर किसी की बंजर भूमि है तो उससे टैक्स कम लो। और क्या करवा रहा है? पट्टा कबूलियत करवा रहा है। पट्टा कबूलियत। ये जो शब्द है वो आप लोगों के लिए मोस्ट IMP है, वेरी वेरी मोस्ट IMP। पट्टा और कबूलियत, ये कंपटीशन की एग्जाम में इतना आता है कि पट्टा और कबूलियत किसने चलवाया था? तो आप लोग क्या बताओगे? शेर शाह सूरी ने। अपन लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे पट्टा और कबूलियत को, पर अभी बस समझते जाओ कि उसको सिर्फ एक जागीर दी है, उस जागीर में भी उसने कितने काम करवा दिए। पैमाइश करवा दी, वर्गीकरण करवा दिया, पट्टा और कबूलियत करवा दी। पट्टा और कबूलियत का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप लोगों से पहले किसानों से लिखवा लिया कि देखो ये जमीन तुमको दे रहा हूं और कुछ पैसे भी दे रहा हूं, तो तुमको इतने इतने टाइम में इतनी फसल तो मेरे को देनी ही पड़ेगी। मतलब उनसे कबूल करवा लिया। कबूलियत मतलब कबूल करवा लेना। आई बात बेटा समझ में? ये सब काम करवा रहा है। एक शेर शाह ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी वो पर्सनली। उसने बोला था कि जो कर है उसको लगाने में उदारता बरतो। कर लगाने में उदारता बरतो।
और लेने में कठोरता। लेने में क्या? कठोरता। मतलब जब आप टैक्स लगा रहे हो किसी चीज पे तो बहुत कम टैक्स लगाओ, इतना कम टैक्स लगाओ कि उनको नुकसान ना हो कभी किसी किसान को। पर जब ले रहे हो उनसे टैक्स, जो आपने कम टैक्स लगाया है उसको, तो फिर नाटक सहन मत करो कि नहीं सर आपने 100 रुपए लगाया, हम तो 100 रुपए भी नहीं दे पाएंगे। मैं आप लोगों के लिए सीसी में करता हूं ना। तुमने कितने दिन मांगे थे, मैंने दिए थे। तुमने जितने क्वेश्चन बोले, मैं तो 10 देने वाला था, तुमको 5 ही दिए थे। मैंने लगभग तुमको महीना भर दिया था, तो मैंने उदारता बरती थी देने में। अब जब मैं तुमसे सीसी लूंगा तो मेरे को क्या करना चाहिए? कठोरता बरतना चाहिए, राइट? होना चाहिए ना। तो बेटा कठोरता ही बरतेंगे, ठीक है? यहां तक बात आई समझ में? कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। सब अच्छा चल रहा है, सब यहां तक अच्छा चल रहा है। और फिर एक दिक्कत आती है। फिर दिक्कत ऐसी आती है कि फिर भी जो इसकी छोटी माँ है, छोटी माँ मतलब हसन की कई पत्नियां होगी, तो जो इसकी छोटी माँ है वो इसको बार बार परेशान करने लग गई फिर से। अब इंसान बाहर दुनिया से जीत सकता है, पर अगर घर में परेशान रहे ना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। घर में आदमी हार जाए तो फिर कहीं नहीं जीत सकता। होता है ऐसा? अब वो रोज आके लड़ती होगी कि नहीं तू तो मेरे घर में क्यों रह रहा है, तू कहीं और जा, वगैरह वगैरह बातें करती होगी, तो सहन करेगा क्या? नहीं करेगा। तो फिर इसको बुरा लगा छोटी माँ के कहने पर। अच्छा, जब इसको ये जागीरें दी है ना, सासाराम और ख्वासपुर की जागीर, तो यहां से जो टैक्स निकला है, जितनी टैक्स की इनकम है यहां से सासाराम और ख्वासपुर से, वो पूरे जौनपुर के एरिया में सबसे ज्यादा पैसा निकला है। मतलब इसके काम ने, जो इसने काम करा है वो पूरे जौनपुर में नंबर 1 पे रहा। तो इसकी छोटी माँ जली होगी तो इसको रोज तंग करती होगी कि क्यों आया है, चला जा कहीं और, क्यों रहता है मेरे घर में। होता है ना ऐसा? तो छोटी माँ एवं भाइयों से कलह के चलते, कलह मतलब कलेश, चलते दक्षिणी बिहार में एक शासक है, उसका नाम है, क्या नाम है यार, अच्छा सा नाम है उसका, क्या नाम है, बहार खां लोहानी। क्या नाम है? दक्षिणी बिहार के शासक बहार खां लोहानी। बहार, यही लिख दूं, खां। लोहानी के यहां नौकरी करने लगा। नौकरी करने लगा। अभी देखा ना, इसके यहां नौकरी करने लगा है वो। फिर एक दिन क्या होता है कि बहार खां लोहानी शिकार करने के लिए जाता है और बहार खां लोहानी पे शेर आक्रमण कर देता है। जब शेर आक्रमण करा तो ये कौन रक्षा करेगा इसकी? फरीद। और फरीद को फिर ये क्या उपाधि देगा? शेर खां की। तो बहार खां लोहानी ने इसको क्या उपाधि दी है? पहली चीज, शेर खां की उपाधि मिली, खां की उपाधि, प्लस इसका एक बेटा है जिसका नाम जमाल है। क्या नाम है? जमाल। किसका बेटा? बहार खां लोहानी का बेटा जमाल। उस जमाल का संरक्षक भी बना दिया इसको, जमाल का संरक्षक बनाया। यहां तक कुछ भी डाउट है क्या? कहानी समझ में आ रही है? आ रही है?
अगर कुछ भी डाउट हो तो बेटा पूछ लेना। अगर अभी समझ में नहीं आएगी तो आगे भी समझ में नहीं आएगी। कुछ डाउट है पूछ सकते हो बिल्कुल खुल के। क्या समझ में नहीं आ रहा है? देखो मैं बताता हूं। इसके पिताजी से नाराजगी खत्म हो गई थी, यहां तक समझ में आ गया था ना। हसन से नाराजगी खत्म हो गई थी। फिर इसको ये 2 जागीरें दे दी थी उसने। हसन इसके पापा का नाम है, इसके पापा से व्यवहार बन गया, पापा ने 2 जागीरें दी। इसने जागीर पे अच्छा काम भी करा, पर ये जब भी घर पे आता था ना इसके, तो वही इसके जो परिवार वाले थे वो झगड़े करते थे। तो इसने बोला कि यार परिवार वालों को मार दूं, इससे अच्छा तो घर छोड़ देता हूं। घर छोड़ के बेटा कहीं तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि योग्य था ये, इसलिए कहाँ चला गया तो दक्षिणी बिहार का शासक है, उसका नाम क्या है, बहार खां लोहानी। उसके वहां जाके रहने लग गया तो काम अच्छा करके देने लग गया। तो बहार खां लोहानी अपने साथ में रखने लग गया उसको। जब वो अपने साथ में रख रहा है तो उसको साथ में शिकार करने के लिए भी लेके गया। शिकार करने के लिए लेके गया तो शेर ऐसे बैठा तो नहीं रहता है कि तू आ और मेरे को मार दे। ऐसा करता है कभी शेर कि नहीं मैं बैठता हूं तो आराम से गोली मार, वो भी हमला करेगा ना। तो बेटा शेर ने हमला करा था किस पे, बहार खां लोहानी पे। और उसकी रक्षा किसने करी, फरीद ने। फरीद मतलब शेरशाह सूरी ने। तो अब शेर से बचाया है इसलिए उपाधि भी क्या दी है इसको, शेर खां की उपाधि। इतनी बात आ गई समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? उपाधि दी है प्लस अपने बेटे बहार खां लोहानी ने अपने बेटे का संरक्षक भी बना दिया। मतलब तू मेरे बेटे को संभाल, मेरे बेटे को सिखा। यहां तक आई बेटा बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े। ये जमाल ये वही है जो जौनपुर वाला जो ऊपर है? वो अलग है, वो सिर्फ जमाल खां है। ये इसका नाम क्या है, ये बहार खां लोहानी है। और ये जमाल अलग है बेटा, ये जमाल बेटा है इसका। हाँ देख लेंगे, इसको कंफर्म कर लेंगे ना। मैंने जहां तक नोट्स बना रखे हैं जमाल खां है ना, और अपन देख लेंगे। ठीक है, यहां तक आई बात बेटा समझ में? कोई डाउट है? आगे बढ़े। देखो अब होता क्या है कि इसी टाइम पे क्या हो रहा है, पानीपत का पहला युद्ध हो रहा है। पानीपत का युद्ध हो रहा है और पानीपत के युद्ध में जो अफगान सेनाएं हैं वो हार गई। जब अफगान सेनाएं हारी पानीपत में अफगान सेनाएं जब हारी है तो ये जो बिहार का शासक है उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। मतलब बहार खां लोहानी ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया है। बहार खां लोहानी ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया, घोषित किया। इसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। पता है कि अब कोई है तो नहीं पूछने वाला, राजा को मार ही दिया है। अभी तक अपन कौन थे, उसके सामंत थे। राजा मर गया है तो अपन खुद को क्या कर लेते हैं, स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। अब अपन अपने हिसाब से काम करेंगे। इतनी बात आई बेटा समझ में? कोई डाउट है क्या? देखो ये कहानी जानना जरूरी है ताकि आप लोगों को पता रहे कि घटनाएं कैसे घट रही है। इसमें से उठा उठा के क्वेश्चन पूछेगा। मैं बता रहा हूं आपको, जैसे अकबर इंपॉर्टेंट है ना, वैसे शेरशाह सूरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के एग्जाम में जितने क्वेश्चंस अकबर से आते हैं ना, उतने क्वेश्चन किससे आते हैं, शेरशाह सूरी से। इसके आगे का अपन कल पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोगों को सीसी कैसे लेंगे। ठीक है।